जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ऑल आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो युद्ध, जो वॉर इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा था, उसमें अमेरिका के आने के बाद एकदम से सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई थी। पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि देखा जाए तो पूरे मिडिल ईस्ट में अगर किसी एक देश के सबसे ज्यादा मिलिट्री बेसिस है जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए, तो वो है अमेरिका। और ये अटकलें हमेशा से लगाई जा रही थी कि अमेरिका ने जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के टाइम किया, उसका जवाब ईरान किसी ना किसी वे में देगा। फिर भले ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके देने वाला था, या फिर यूएस के जितने भी मिलिट्री बेसिस मिडिल ईस्ट में थे उनको टारगेट करके देने वाला था, या फिर एक ऐसा रिटेलिएशन करने वाला था जिसमें वो दूसरे देशों में स्थित जो ऑयल रिजर्व से, ऑयल फील्ड से, उसको भी डिस्ट्रॉय करने वाला था। तो यहां पर सारी जो अटकलें लगाई जा रही थी वो धीरे धीरे करते हुए एक तरफा बिल्कुल सिनेरियो वो सही साबित हो रहा है। बस आपको समझना होगा अब ये कि ये जिस तरीके से पूरा सिनेरियो और चेंज होते जा रहा है, यहां पर अगर देखा जाए तो इजराइल और ईरान का जो स्टैंड अभी भी चल रहा है, दोनों ही पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं जो अमेरिका है वो लगातार डिमांड कर रहा है कि सीज फायर अभी हो जाना चाहिए और दोनों देशों को अब पीछे हट जाना चाहिए। तो ये तो वही बात होगी कि पहले तो अमेरिका ने ईरान की जो एक बोलते हैं ना अखंडता, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को नुकसान पहुंचाया, और अब वो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, पहले आप प्रयास करें कि आप इस पूरी सिचुएशन से हट जाए और रीजन में स्टेबिलिटी लाए। क्योंकि देखा जाए तो यहां पर अब इंटेंसिफाई हो रही है सिचुएशन। मतलब यहां पर इजराइल ईरान के ऊपर मिसाइल दागे जा रहा है, अपनी एयरफोर्स को वापस नहीं बुला रहा है, और वहीं ईरान ना सिर्फ इजराइल को अब टारगेट कर रहा है बल्कि उसने अब अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को भी टारगेट करना चालू कर दिया है। और सुनिएगा ध्यान से, जितनी भी अमेरिका की जो सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है, जितने भी मिलिट्री बेस उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस था अमेरिका का, जो पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, कमांड सेंटर माना जाता है, जहां पर अमेरिका हर तरीके के सर्वेलेंस करता था, ट्रैकिंग करता था, इवन 10,000 ट्रूप्स वहां पर डिप्लॉय हो सकते थे। ईरान ने उसी को टारगेट करके एक प्रकार से यह भी मैसेज दे दिया है कि अगर हम आपके इस पर्टिकुलर मिलिट्री बेस को टारगेट कर सकते हैं तो हम आपके भी, जो आप हमारे अगेंस्ट में एग्रेशन दिखा रहे हैं, हम आपके भी एक प्रकार से अच्छे तरीके से रिटेलिएट कर सकते हैं। तो आइए पूरा सिनेरियो समझते हैं। पीछे इमेज देख के आप समझ गए होंगे, क्योंकि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान ने जो ऑपरेशन का नाम दिया अगेंस्ट अमेरिका, उसका नाम है विक्ट्री ऑफ हेराल्ड और हेराल्ड ऑफ विक्ट्री। तो यहां पर ईरान की तरफ से इस ऑपरेशन का नाम दिया है हेराल्ड ऑफ विक्ट्री। किसके अगेंस्ट में? जो अमेरिका ने ईरान के अगेंस्ट में किया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो पूरा सिनेरियो समझते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि कल लास्ट डे है, 25 ऑफ जून को लास्ट डे है सारे कोर्सेस में जितने भी मैसिव डिस्काउंट्स चल रहे हैं उसको अवेल करने का। इसके साथ ही अगर आप पीडी 1000 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको इसके अलावा और फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा 1000 रुपीज का, जितने भी यूपीएससी के कोर्सेस है, चाहे 1 ईयर ले, 2 ईयर ले, 3 ईयर ले। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस पर जाकर किसी भी प्रकार की क्वेरीज को पूछ सकते हैं। तो आइए पूरा सिनेरियो समझते हैं कि आखिर ये न्यूज क्या थी। क्योंकि देखा जाए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ये तो अटकलें थी ही कि ईरान कुछ ना कुछ स्टेप लेगा। फिर भले ही वो स्टेप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके ले, जैसे कि यहां पर आपको शो है कि यहां पर ईरान ने उसके ठीक एक दिन पहले, या फिर बोल सकते हैं ऑपरेशन मिडनाइट की मॉर्निंग में ही, ईरान ने एक पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कराया था कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देना चाहिए और इस पूरे क्राइसिस को, इस पूरे रीजन क्राइसिस को पूरा एक वर्ल्ड का क्राइसिस बना देना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑलमोस्ट 20% का, इमेजिन करिएगा, 20% का ऑयल ट्रेड रूट या फिर ऑयल ट्रेड पास होता है। वैसे तो 20% है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 30% भी बोला जाए तो गलत नहीं है। तो यहां पर क्योंकि अभी के सिनेरियो में देखा जाए तो जो गोल्ड है वही पेट्रोल है, या फिर जो पेट्रोल है वही गोल्ड है, और पूरे देश अभी भी अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस क्राइसिस को वो एक पूरी दुनिया का क्राइसिस बनाने के प्रयास में थे। कौन? ईरान। क्योंकि ईरान की अखंडता पर लगातार आंच आ रही थी और ये स्टेप उनके लिए एक नेसेसरी था, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं ईरान के लिए इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करना, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही किलोमीटर का ही बोल सकते हैं एक्सपेंशन वाला एरिया माना जाता है। सिर्फ एक आध वेसल में भी अगर उसको टारगेट कर दिया जाए जो क्रूड ऑयल को लेकर जा रहा है, तो सबसे बड़ी ऑयल स्पिल की कंडीशन यहां पर भी जनरेट हो सकती है। और ऑयल स्पिल की कंडीशन जनरेट होना ही मतलब इस पूरे ट्रेड रूट को एक प्रकार से चौकी करना माना जाएगा। इसके अलावा जो एक और स्टेप उठाने का प्रयास कर रहा था ईरान लगातार, वो पर्टिकुलरली यूएस के, अमेरिका के जो मिलिट्री बेसेस है जो अलग अलग एरिया में फैले हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, ओमान आ गया, यूएई आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया, कुवैत आ गया, इराक आ गया, और यहां पर कतर। इन सारे एयर बेसेस में, इन सारे मिलिट्री बेसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है उसका नाम है
अल उदीद एयर बेस, जिसका नाम है सेंटकॉम। ये एक प्रकार का सेंटकॉम है, मतलब कंबाइंड एयर ऑपरेशन सेंटर है। और ये जितने भी मिडिल ईस्ट में, ये पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी मिलिट्री बेसेस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आप एरिया वाइज भी बात करें तो ये लार्जेस्ट यूएस बेस माना जाता है, लार्जेस्ट यूएस बेस माना। और बड़े कोइंसिडेंस की बात है, ताजुब की बात है, अमेरिका के जितने भी आप बेसेस देख रहे हैं ना, सब के सब बेसेस आपको उसी पर्टिकुलर लोकेशंस में भी दिखेंगे जहां पर या तो ऑयल रिजर्व है या फिर ऑयल फील्ड्स है। आप देख सकते हैं यहां पर ऑयल फील्ड्स भी है, ऑयल रिजर्व भी है। और अगर आप पर्टिकुलर इनकी लोकेशन देखेंगे ना, तो ज्यादातर अमेरिका के मिलिट्री बेसेस भी वही बनाए गए हैं जहां पर ऑयल रिजर्व है और ऑयल फील्ड्स है। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये अमेरिका की सबसे बड़ी नीति मानी जाती है कि जहां तेल वहां हम, जहां तेल का कुआं वहां हम उसे खोदने भी जाएंगे, तेल भी निकालेंगे। अमेरिका की यही रणनीति रही है, ठीक है। और आपको पता है शांति के नाम पे सिविल वॉर को कैसे क्रिएट करता है अमेरिका, मास्टरमाइंड माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर अमेरिका के इस सबसे बड़े मिलिट्री बेस को अगर ईरान ने टारगेट किया है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ईरान भी आज की डेट में कितनी कैपेबल कंट्री है, ठीक है। क्योंकि ईरान ने ठीक उतनी ही मिसाइल्स का यूज किया था अगेंस्ट दिस, मतलब इस सिनेरियो में उतनी ही मिसाइल का यूज किया है ईरान ने भी, पर्टिकुलर इस मिलिट्री बेस को टारगेट करने में, जितनी मिसाइल उसके ऊपर B-2 बॉम्बर के थ्रू गिराई गई थी, पर्टिकुलरली फुर्दो एनरिचमेंट फैसिलिटी में। और इसके अलावा देखा जाए तो जो दूसरी नतांज एनरिचमेंट फैसिलिटी उसके ऊपर, मतलब यहां मैं बात कर रहा हूं कि 20, अगर देखा जाए तो, क्योंकि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के टाइम में 7, आपको पता होगा, 7 B-2 बॉम्बर्स गए थे जिन्होंने 14 मिसाइल्स को स्ट्राइक किया था। 14 मिसाइल जो GBU मानी जाती है, जिन्हें बंकर ब्लास्टर कहा जाता है। और ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री के तहत टोटल नंबर ऑफ 14 मिसाइल ही अमेरिका के यूएस बेस पर टारगेट की गई है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, ईरान ने भी क्लियर बोला है, ईरान ने भी यहां पर क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि तुमने जितनी मिसाइल छोड़ी थी ना हमारे ऊपर, हमारे फुर्दो एनरिचमेंट फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, नतांज एनरिचमेंट फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के, हमने उतनी ही मिसाइल तुम्हारे यूएस बेस जो सबसे बड़ा माना जाता है, जिसका नाम है अल उदीद एयर बेस इन कतर, उतनी ही मिसाइल हमने छोड़ी है। लेकिन यहां पर एक बात और मैं आपको एड ऑन कर दूं कि 14 में से 13 मिसाइल को काउंटर करने में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ कतर डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुल हुआ है। तो यहां पर फिर भी भले ही सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन ईरान के पास यह क्षमता है कि वो अमेरिका के हर एक बेस जो मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं उसे टारगेट कर सकता है। और यहां पर देखिए डिफरेंट तरह के रिएक्शन भी आए, क्योंकि जब कतर के ऊपर हमला किया तो यहां पर कतर भी देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट नेशन माना जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग नेशन माना जाता है, काफी रिच नेशन है। गल्फ कंट्रीज तो वैसे ही रिच है, उनके पास कुछ हो ना हो, उनके घर के पार्किंग गैराज में आपको बड़ी से बड़ी महंगी गाड़ी मिल जाएगी, फिर भली वो लैम्बोर्गिनी हो या फिर कोई और गाड़ी हो, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो यहां पर जो रिएक्शंस आए उसमें देखिए, सबसे पहले अनजस्टिफाइड और अनजस्टिशिएबल और अनएक्सेप्टेबल बोला है बाय द सऊदी अरेबिया। और उसके अलावा ईरान ने भी जो हमला किया यूएस बेस जो कतर में लोकेटेड है, तो कतर की तरफ से भी आए हैं। और देखिए हमारे लिए भी कंसर्निंग क्यों है, क्योंकि कतर में ऑलमोस्ट 8 लाख इंडियंस रहते हैं। और अगर इस वॉर सिनेरियो में कतर का भी इंट्रोडक्शन हो जाए या कतर का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क रहेगा इन 8 लाख इंडियंस को सेफली इवैक्यूएट कराना, ठीक है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो बहुत ही बड़ा इंडियन डायस्पोरा है जो अलग अलग देशों में फैला हुआ है। फॉर एग्जांपल यहां तो 8 लाख इंडियंस है, 8 लाख इंडियंस है, सऊदी अरेबिया में भी बहुत सारे इंडियंस है, यूएई में भी बहुत सारे इंडियंस है। तो इंडियंस बहुत सारी जगह में है। जैसे कि ईरान में हमें बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी थी, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स वहां पर एमबीबीएस करने गए थे, जो ज्यादातर स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर के थे। वैसे ही यहां पर भी अगर देखा जाए तो ये 8 लाख फिगर बहुत ह्यूज माना जाता है, बहुत ही ह्यूज माना जाता है। 1991 में भी जो मूवी आई थी एयरलिफ्ट, उसमें भी ये बताया गया था कि वो एयर इंडिया के द्वारा सबसे बड़ा, किसी भी देश के द्वारा, बल्कि एयर इंडिया के द्वारा नहीं, किसी भी देश के द्वारा सबसे बड़ा किया गया इवैक्यूएशन प्रोग्राम था, जिसमें 80 से 90,000 इंडियंस को रेस्क्यू किया गया था। इमेजिन कर सकते हैं ये 8 लाख कितना बड़ा कंसर्न है फिलहाल भारत के लिए। इसीलिए दिल्ली इज कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द सिचुएशन, लगातार नजर गड़ाए हुए है कि यह सिचुएशन एस्केलेट ना हो।
कहने का मतलब यह है कि यहां पर कतर का इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए, बस शांति से सब चीजें यहां पर स्टेबलाइज हो जाए। इसीलिए वॉर करने के बाद, मतलब अटैक करने के बाद ईरान भी लगातार कुछ स्टेप्स ले रहा है शांति स्थापित करने की। वो भी बात कर रहा है कि चलो हम एग्री हो जाते हैं, लेकिन जो अग्रेसर है, मतलब कहने की बात है इजराइल, उसको भी पीछे हटना पड़ेगा। कारण यही है कि अमेरिका भी अब लगातार इजराइल के ऊपर भी दबाव बना रहा है कि आप अब पीछे हट जाए, आपको जो करना था आप अचीव कर चुके हैं। इजराइल की तरफ से भी, इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से भी यह स्टेटमेंट आ चुका है कि हमें जितना नुकसान पहुंचाना था, ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उस पर हम पहुंचा चुके हैं, और हमें अब पता है कि किस तरीके से वहां पर हमारी जो इंटेलिजेंस ने काम किया है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, हम कैसे और आगे अच्छे तरीके से उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो यहां पर वही है, जो ऑपरेशन का नाम है उसका नाम है ऑपरेशन हेराल्ड ऑफ विक्ट्री। ठीक है, आपको पता है, अभी मैंने बताया। और यह है अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस, जिसका नाम है अल उदीद यूएस एयरबेस। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट यहां पर है। और यह भी याद रखिएगा, इसकी जो कैपेसिटी है ना, वैसे तो इसे देखा जाए 1996 में एस्टेब्लिश किया गया था, और यह ठीक ईरान के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब जैसे ही आप ईरान से गल्फ को पार करेंगे, ठीक है, गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ को पार करेंगे, जस्ट सामने आपको जो दिखेगा उसका नाम है अल अदीद एयरबेस। और स्ट्रेटेजिकली यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूएस को पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर, एशिया से लेकर खुद अमेरिका तक एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन देता है, जहां पर यूएस किसी भी तरह की है ना, किसी भी तरह की डिफेंस आप बोल सकते हैं एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकता है, फिर भले ही वो किसी एक देश के अगेंस्ट में हो या टेररिज्म को काउंटर करने के अगेंस्ट में हो। तो इमेजिन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बेस को नुकसान पहुंचाना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अल उदीद की बात की जाए तो गैस रिच है, देखिए गैस रिच है, इसलिए अमेरिका का सबसे बड़ा यहां पर बेस है। 190 किलोमीटर साउथ ऑफ ईरान है, अक्रॉस द गल्फ, यूएस लार्जेस्ट मिलिट्री बेस रीजन है, इन द रीजन है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जिसे 1996 में स्टैब्लिश किया गया था, यहां पर यूएस की सेंट्रल कमांड है, सेंट्रल कमांड को स्टैब्लिश किया गया है। और ये भी याद रखिएगा, यहां पर सिर्फ अमेरिका का नहीं है, यहां पर यूनाइटेड किंगडम के भी है ना, यहां पर यूनाइटेड किंगडम की भी आर्मी को डिप्लॉय करने की क्षमता है, बल्कि है। तो यहां पर देखा जाए कुल मिलाकर कतर, यूएस और यूनाइटेड किंगडम, तीनों की सेना को यहां पर फैसिलिटेशन दिया गया है कि आप इसको यूज कीजिए, बल्कि इसका जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हम लगातार इस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। मतलब कतर की भी अगर बात की जाए तो कतर ने इसको डेवलप करने में ऑलमोस्ट $8 बिलियन खर्च कर दिए। इमेजिन करिएगा, $8 बिलियन कतर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली किसी दूसरे देश को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने के लिए अगर कोई देश $8 बिलियन खर्च कर सकता है, तो यहां पर कतर और अमेरिका के दोनों के बीच में आप डिफेंस रिलेशन, ट्रेड रिलेशन, या फिर बोल सकते हैं कि फ्रेंडली रिलेशन को आप इमेजिन कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो कतर की आइडियोलॉजी, ईरान की आइडियोलॉजी, सऊदी की आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मानी जाती है। ठीक है, आप समझिएगा बात को, जो मैं रीजनल आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं, लेकिन फिर भी यहां पर अगर कतर लगातार इसको डेवलप करने का प्रयास कर रहा है तो आप समझ सकते हैं। अब इसकी अगर रोल की बात की जाए तो जो आपको बताना चाह रहा था, अल हदीद क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक सेंट्रल हब है अमेरिका के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में। और अगर इसके एक्सपेंशन की बात की जाए ना, तो एक्सपेंशन आप इमेजिन करिएगा, यहां पर कजाकिस्तान से लेकर इजिप्ट पूरा एक टारगेटेड एरिया है अमेरिका का, अगर इस पर्टिकुलर बेस की बात की जाए। इसके अलावा इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनेंस के लिए भी अमेरिका इसे यूज करता है। और बहुत बड़े बड़े यहां पर याद ये रखना है, अमेरिका के जितने भी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट्स है, फिर भले ही वो B-2 बॉम्बर हो या फिर C-70 ग्लोब मास्टर हो, ये सबसे बड़ा प्लेन माना जाता है। ठीक है, इसका भी डिप्लॉयमेंट अल हदीद मिलिट्री बेस पर था। ठीक है, तो लेकिन ये भी याद रखिएगा, अमेरिका को पता था कि जब हम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर करेंगे तो ईरान रिटेलिएट करेगा। उसके पहले ही जो सैटेलाइट इमेजेस मिलती है उसमें अमेरिका ने अपने सारे ट्रूप्स को पहले से ही निकालना चालू कर दिया था। आपको याद होगा बीच में एक और वीडियो हमने शेयर किया था जिसमें बताया था कि फर्स्ट वीक ऑफ जून से ही अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को मिडिल ईस्ट से वापस लौटने के लिए बोल दिया था। ना सिर्फ ट्रूप्स को, बल्कि जितने भी अमेरिका के मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे, ठीक है, फिर एयरक्राफ्ट्स थे, वो सारे के सारे वापस लाने के लिए अमेरिका ने बोल दिया था। मतलब अमेरिका को पता था, या अमेरिका के दिमाग और जहन में था कि हम आगे चल के अगर एक्शन लेते भी है तो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जो अगर बात आएगी, जो इसे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वो इसी तरह के मिलिट्री बेसिस पे रहेगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिक रोल था जिस पर ईरान ने टारगेट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर होस्ट नेशन की बात करें तो यह बताता है कि यूएस और कतर की एक तरफा फ्रेंडली रिलेशंस है। और यहां पर अब देखिए जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, खैमई ने साफ साफ बोल दिया इस ऑपरेशन के बाद कि वी हैव नॉट वायलेटेड एनीवन्स राइट, नॉर विल वी एवर एक्सेप्ट एनीवन्स वायलेटिंग अवर्स
and we will not surrender to anyone's violation. This is the logic of the Iranian nation. ये ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद अमेरिका ने ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करने को बोला था, अनकंडीशनल सरेंडर करने को बोला था, मतलब बिना शर्त आप सरेंडर करो। और बिना शर्त सरेंडर करने का मतलब यह है कि आप एक्सेप्ट करो कि गलती पहली बात तो आपकी थी, दूसरी चीज आप एक्सेप्ट करो कि इस वॉर को आप ही ने इनिशिएट किया है, जो तबाही मच रही है पूरी दुनिया में आपके इस वॉर के कारण, उसमें भी गलती आपकी थी। एक प्रकार से अनकंडीशनल सरेंडर आप इमेजिन कर सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे जर्मनी का था ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी के रूप में, वैसे ही माना जाता है। और याद रखिएगा अनकंडीशनल सरेंडर हमेशा एक ऐसा बीज है जो एक ऐसा वृक्ष बन सकता है जो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जाता ही। तो यहां पर ईरान फिर भी देखा जाए तो ईरान अपने स्टैंड पे है, वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है। और अभी रिसेंट में ही जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, उनका भी एक स्टेटमेंट आया है कि अगर ईरान की तरफ कोई हमला होता है तो ईरान भी रेडी है उसी इंटेंसिटी के साथ हमला करने के लिए, बल्कि अब और ज्यादा वो प्रिपेयर्ड हो चुका है जिस तरीके से अमेरिका ने भी एक्शन लेना उसके अगेंस्ट में चालू कर दिया है। तो इसी के साथ आप समझ सकते हैं ये रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अब बन चुका है। और यहां पर कतर की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आया उन्होंने बहुत ही एक लंबा ऐसे लिखा है, ठीक है, बहुत लंबा ऐसे लिखा है। आप इमेजिन कर सकते हैं इतना बड़ा ट्वीट फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुत ही लंबा एक उनका कंसर्न माना गया। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि हम भी कतर की जो हमारी सोवरेनिटी है, हमारी इंटीग्रिटी है, हम उसमें किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यहां पर ईरान को उन्होंने टारगेट करते हुए बोला है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कतर ने भी बहुत सारे नियम कानून बताए हैं ईरान को कि ईरान ने जो किया है ना, वो एक प्रकार से कतर की सोवरेनिटी के खिलाफ है। और उन्होंने इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ चार्टर्स, इन सब का हवाला देते हुए इस पूरे एक्शन को ही कंडेम किया है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कतर ने कंडेम किया है, साथ ही ईरान को यह भी याद दिलाने का प्रयास किया है कि हमारे भी अच्छे खासे सिविलाइजेशनल टाइज है। तो अच्छा यह है कि आपने जो किया आप वहीं पर रुक जाए, आपका ठीक है, एक प्रकार से बदले का भाव था अगेंस्ट अमेरिका, लेकिन हमारे टाइज खराब नहीं होने चाहिए क्योंकि हम भी काफी बड़ा एक्शन लेने में सक्षम है। तो एक प्रकार से इंटेंसिफाई नहीं हो पाई सिचुएशन, जो कि हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि बहुत ज्यादा कंसर्निंग सिचुएशन हो जाएगी अगर कतर भी कूद जाता है। लेकिन फिर भी ईरान इतना करके रुक गया क्योंकि ईरान ने भी सिर्फ इसके माध्यम से एक छोटा सा मैसेज दिया है कि अगर आप हमारे ऊपर ऑपरेशन कर सकते हो तो हम भी कैपेबल है आपको टारगेट करने में। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि अगर इंटेंसिफाई होती है सिचुएशन तो 8 लाख, इमेजिन करिए 8 लाख इंडियंस को इवैक्यूएट कराना, फिर तो हालत ही खराब हो जाना है भारत की। क्योंकि कतर के इंट्रोडक्शन के बाद अगर कतर घुसता है, मान लीजिए ईरान इजराइल के वॉर में, अमेरिका तो था ही था, अगर कतर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो फिर पूरा गल्फ रीजन, पूरा का पूरा गल्फ रीजन, चाहे यूएई हो, ओमान हो, कुवैत हो, इराक हो, ये सब बैठे हुए तैयार। और हो सकता है कि इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाए कि फिर पूरी दुनिया में ये सिचुएशन संभले ही ना। मतलब यहां पर फिर दूसरे देश का भी पार्टिसिपेशन चालू हो जाएगा, जो भारत के लिए ही नहीं अब फिर पूरी दुनिया के लिए कंसर्निंग है, क्योंकि अभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सब क्रूड ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ और न्यू अपडेट्स के साथ, किसी भी तरह के अपडेट्स के साथ। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।